ठीक है, ध्यान से देखो। अब तो एटम के बारे में हमने जान ही लिया है कि अब एटम क्या है, ये सब समझ ही गए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एटम डाल्टन ने क्या बताया, फिर एटम है क्या ये समझ गए हैं। अब जब एटम के बारे में डाल्टन को पता चला तो डाल्टन ने एक थ्योरी तैयार करी दुनिया को बताने के लिए कि एटम क्या है, एटम है क्या। क्योंकि दुनिया को नहीं पता था कि एटम जैसी कोई चीज होती नहीं, वो बस मैटर जानता था कि हाँ सारी चीज मैटर है, लेकिन ये पता ही नहीं था कि मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल क्या बोलते हैं, एटम। तो दुनिया को बताने के लिए डाल्टन ने एक थ्योरी तैयार करी, और उस थ्योरी का नाम रखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। समझ आई बात। और उसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए, क्या दिए, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है सिंपल सा कि उन्होंने कुछ थ्योरी में पॉइंट्स दिए, उन्हीं पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। समझ आई बात की नहीं है। चलिए, तो जाहिर सी बात है, अभी तुमने जाना कि जॉन डाल्टन ने जितना बताया, जॉन डाल्टन साहब ने, वो उसमें से क्या था, गलत था। तो जो इनकी थ्योरी है वो भी पूरी सही नहीं होगी। तो हम थ्योरी पहले पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, क्या पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स, कि पहले इनकी थ्योरी थी क्या, फिर उसमें गलत गलत क्या था, क्यों गलत था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। समझ आई बात। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये दी गई है बेटा 1808 में। कब दी गई है, 1808 में। समझ आई बात कि नहीं है। अब सबसे पहला इसका क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द मैटर, वही जो डिफिनीशन है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स नोन एज, कि सारे जो, अब ये याद करना है पोस्टुलेट्स सारे। सबसे पहला क्या है, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी मैटर है यानी जितनी भी चीजें इस दुनिया में, वो सब किससे बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ये बात तो सत्य निकली। समझ आई बात की नहीं है। इन्होंने लिखा सेकंड, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। सही की गलत, गलत ये वाला, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझ आई बात की नहीं। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखा है, लिखो आगे, कि हाँ ये एट, अब देखो इन्होंने बोला कि एटम एक इंडिविजुअल है, तो अगर इंडिविजुअल है इसका मतलब एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। तो जैसे एनर्जी के बारे में तुमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये बात इन्होंने एटम्स के लिए बोली कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात सही है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप किसी भी पार्टिकल को, खत्म नहीं कर सकते, वो रहेगा तो इसी फॉर्म में। समझ की बात आप जानते भी हो, हम कोई भी चीज अगर इसको हम जला भी देंगे तो इसके पार्टिकल थोड़ी ना खत्म होंगे, रहेंगे तो यहीं पे। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा खत्म, राख बनेगा तो खत्म कहां हुआ, डिस्ट्रॉय तो हुआ ही नहीं ना, इसके पार्टिकल अभी भी तो हैं। कोई इंसान मर गया तो कोई इंसान मरा तो खत्म कहां हुआ, उसके पार्टिकल तो अभी भी इसी में है। समझ आई। उसकी बॉडी को आपने जलाया, बॉडी को जलाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, राख में। राख भी तो पार्टिकल्स हैं, वो भी तो मिट्टी में ही रहेंगे, उनको तो खत्म कर नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में खत्म नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। समझ आई बात। और बना भी खुद से नहीं बना रहे हैं, कुछ जो इस दुनिया में है वही चीज तो बन रही है, नहीं नहीं आई बात समझ। समझो बनाने का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान लो हमने तुम्हारे देश के अंदर, जैसे मान लो कि अब देश के अंदर पूरा 1 करोड़ रुपया है। कितना करोड़ रुपया है, 1 करोड़। देश के अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, तुम कमा रहे हो, क्या देश में नया पैसा बना, अगर कुछ बाहर नहीं बेच रहे, देश के अंदर ही सारी दुकानें चल रही हैं, सब आपस में ही बेच खरीद रहे हैं, और पूरे देश में 1 करोड़ रुपया है। कितना, तो पूरे देश में 1 करोड़ ही तो रहेगा, चाहे जितनी दुकान चले घटे। पूरे देश का तो अभी भी 1 करोड़, चाहे जिसके पास है, पूरे देश का देख रहे हैं ना। तो इस पूरी दुनिया में जितना मटेरियल है तो उतना ही ना, अलग से तो कुछ आ नहीं रहा। समझ आई बात की नहीं। अगर ये बनाया गया तो ये तो इसी दुनिया के मटेरियल से बनाया गया ना, मैटर से ही। क्या ये कुछ नए नई कहीं लेकर के आए हैं, नहीं आए। समझ। तो क्या हम कुछ बना रहे हैं इस दुनिया में, और क्या कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसी से बनता है और इसी में। समझ आई बात की नहीं है। यानी कुछ ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, ये बात इनकी सत्य निकली। समझ आई बात की नहीं है। आगे इन्होंने बोला चौथी बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same chemical and physical property।
स्पेलिंग वो स्पेलिंग कर रहे हैं, राइटिंग गंदी है क्या हमारी? हाँ? अच्छी है ना? हाँ, चलो मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, क्या ले लिया हमने, एक सोडियम का टुकड़ा लिया, तो बेटा आप एटम इस तरीके से होते हैं कि मान लो ये पेज है, इसमें लाखों एटम्स हैं, इसकी थिकनेस पे हजारों एटम्स हैं। पूरे पेज की बात नहीं कर रहे हैं, एटम्स इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इस थिकनेस में, यानी इसकी जो मोटाई है, इसमें हजारों एटम्स, इस थिकनेस में इतनी से हजारों एटम्स इसके अंदर अभी मौजूद है। समझ आ रही है ना बात? यानी जो बना हुआ है छोटे छोटे एटम्स मिलकर बना हुआ है। समझ आई बात की नहीं? तो हमने एक सोडियम का टुकड़ा लिया, अब सोडियम के टुकड़े में क्या बहुत सारे एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो हमने जब देखे एटम, अच्छा सारे एटम्स किसके? सोडियम के। तो जब हमने सोडियम के 4-5 एटम्स लिए तो देखा कि सबके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक, यानी सारे एटम एक ही तरह दिख रहे हैं। फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस, फिजिकल का मतलब किससे होता है? अपीयरेंस, बाहर से। और केमिकल का मतलब कहां से होता है? इनर, उसके अंदर जो चीजें हैं। तो हमने देखा वो दूसरी चीज से मिल कैसे रहा। तो हमने देखा कि जब हमने सेम एटम्स लिए तो उनका कलर, साइज, शेप सब कुछ क्या है? सेम। समझ आई बात की नहीं है? वो एक ही तरह से बिहेव भी कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? नहीं आया। समझ आ गया ना? ये सेम एलिमेंट के एटम सेम तरीके से क्या करते हैं? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ आया? तो उल्टा क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ आई बात? सोडियम का एटम मैग्नीशियम के एटम की तरह थोड़ी ना दिखेगा। समझ आया? तो अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स ले लें तो उनके भी जो एटम्स होंगे वो अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ आई बात? चलिए, तो तीसरा रहा, पांचवा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। राइटिंग क्या होता है? बनी नहीं रही क्या है ना? चलो, समझ आई बात की नहीं है? छठा देखते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, अब बहुत सारे दिए गए, इसमें हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये अच्छा, ये फिजिकल में ही मास, शेप, साइज सब कुछ आता है। मास सेम ही तो होगा, सोडियम के एटम जितने भी ले लो सबका मास कैसा होगा? सेम। तो इसमें फिजिकल में मास, शेप, साइज, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। यानी उसका मास, शेप, साइज सब कुछ कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अगला बहुत मस्त है। ये कह रहा है एटम्स ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक लॉ पढ़ाएंगे, वहां पे समझाएंगे इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जब भी एटम्स मिलते हैं, जब भी एटम्स मिलते हैं, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलाए, तो ये हरदम वोल रेशियो में मिलेंगे। किस रेशियो में मिलेंगे? वोल रेशियो का मतलब क्या है? जैसे देखना, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इनका रेशियो कितना आया? 2:1। समझ आई बात की नहीं है? कोई दिक्कत? ये कंपाउंड है कि नहीं है? अच्छा, तो कंपाउंड जब भी मिलेगा तो देखो, 2 हाइड्रोजन लिया तो कितने ऑक्सीजन? 1। तो अगर 1 हाइड्रोजन लेना होता तो ऑक्सीजन कितना जाता? आधा जाता कि नहीं जाता? देखो, 2 के लिए 1, तो 1 के लिए आया। समझ में नहीं आया? इसका डबल है ना, तो आधे का डबल 1 होगा ना। समझ आई बात की नहीं? तो क्या ये होल नंबर है? 0.5 लिखा है, 1:0.5 होल नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। होल नंबर तो 0, 1, 2, 3 ऐसे होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यानी हम कभी भी इस फॉर्म में इसको नहीं मिला सकते। हरदम कौन सा होगा रेशियो? होल नंबर का रेशियो होगा। एक हाइड्रोजन से कभी आधा ऑक्सीजन नहीं मिलता। अब जाहिर सी बात है, तुम इसको सोच भी ऐसे लो, एक हाइड्रोजन का मतलब एक एटम आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना? आधा। ऑक्सीजन अलग कैसे होगा? एटम कैसे अलग करोगे? कोई इतना छोटा पार्टिकल है जो देख नहीं सकते हैं, और उसको भी कितना करना है? आधा। काटेगा कौन? समझ आई बात की नहीं है? कोई आधा करेगा उसको कैसे? समझ आया ना? तो जो एटम्स होते हैं वो हरदम कौन से रेशियो मिलते हैं? 2:1। पूरा एटम मिलेगा, मिलेगा तो आधा, पौना, फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलता। नहीं आई बात समझ में हमारी?
इसका मतलब यही था। होल नंबर्स का मतलब क्या है, 0 1 2 3, यानी पूरा नंबर आएगा, या तो मिलेगा ही नहीं 0, या तो 1, या तो पूरा एटम, या तो 2 एटम, या तो 3, या तो 4, 2.5, 3.5, 4.5, ऐसा कुछ नहीं। समझ आया, नहीं आया, कोई दिक्कत? इस लॉ को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन। इस ये जो तुमने लिखा है ये एक लॉ भी है जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ आई बात? अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ये दिया गया था जेएल प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या, समस्या आया कि नहीं आया? चलिए इतना छापिए जल्दी से। ये है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। क्या है? एटॉमिक थ्योरी। समझ आया? क्या सबसे पहले बोला कि जो जितने भी मैटर है इस दुनिया में वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एटम्स। फिर एटम को कैसा पार्टिकल, एक इंडिविजुअल, डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, यानी एटम ना बनाया जा सकता है ना। फिर हमने पढ़ा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल एंड प्रॉपर्टी। समझ आई बात कि नहीं आई? यानी सेम केमिकल और सेम फिजिकल होगा कब, जब एलिमेंट कैसे होंगे, सेम। समझ आई बात? दूसरा बोला इन्होंने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझ आई बात? नहीं आई, कोई दिक्कत? और फिर छठा क्या बोला कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। अगर कभी भी कंपाउंड बनेगा तो जो कंपाउंड में एटम्स होंगे वो हरदम कौन से रेशियो में मिलेंगे, होल नंबर्स के रेशियो में मिलेंगे। कौन से रेशियो में? वो समझ आया होल नंबर वाला क्यों? समझ आया ना कि आधा ऐसा नहीं मिलता, समझ आया ना, पूरा मिलेगा। चलिए इसको लिखिए, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए अब हेडिंग डाल दो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि इन्होंने गलत क्या क्या बताया, यानी ये कहां फेल कर गई थ्योरी। ठीक है, जो उन्होंने थ्योरी बताई है चली सालों सालों तक, लेकिन जैसे ही पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी भी चीजें हैं, और ज्यादा जब स्टडी करी गई तो पता चला कि डाल्टन की चीजें गलत है। समझ आई बात की नहीं है? इनकी थ्योरी पूरी ही गलत थी, कुछ पॉइंट सही निकल गए बस। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से गलत हुआ। सबसे पहले लिमिटेशंस में सबसे पहला ये कि एटम एक कैसा है, इंडिविजुअल पार्टिकल। ये भी इनका क्या है, लिमिटेशन। हमको पता है कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ आई बात नहीं है? यानी ये गलत निकला। क्यों निकला? बिकॉज वी नो दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब पार्टिकल्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स known as electron, proton और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ आई बात की नहीं? तो सबसे पहला लिमिटेशन तो इनका यही रहा। ये बात तो इनकी सही थी भाई, ये भी सही थी, लेकिन ये वाली चीज गलत निकल गई। बाद में जाके पता चला कि सेम एलिमेंट के ही एटम अलग अलग मास है। सेम एलिमेंट के ही एटम्स हैं लेकिन मास अलग अलग है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कार्बन, कार्बन का ही मास 12 होता है और कार्बन का ही मास 14 होता है। एक कार्बन है जिसका मास कितना होता है 12। हमने पढ़ाया था, याद करो एटम वाला फॉर्मूला, जब एटॉमिक मास को बताया था तो वहां पे C12 बोला था, लिया जाता है। तुम थी कि तुम थे शायद। चलो तो फिर समझो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम। तो इसका मतलब मास भी उसका क्या होगा, सेम। लेकिन बाद में जाके पता चला कि एलिमेंट सेम है लेकिन मास अलग अलग। समझ आई बात की नहीं? एक का कितना है 12 है और एक का कितना है 14 है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये फेल कर गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समस्या, तकलीफ नहीं ना? ठीक है, ऐसी चीजें जिनके मासेस अलग होते हैं इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का ही एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। समझ आई बात? दोज एलिमेंट्स which have same atomic number but different atomic mass are known as isotope। समझ आ गई बात? तो जब आइसोटोप्स पता चले तो ये बात प्रूफ हुई कि नहीं, इनका ये जो ये वाला पॉइंट है ये भी क्या है, गलत है। फिर नीचे वाला इन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट होगा, तो उसी समय पर खोज कर दी गई फिर आइसोबार्स की। किसकी? और पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास सेम है।
इन्होंने बोला डिफरेंट अगर है तो मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ आई बात नहीं? लेकिन पता चला कि डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, लेकिन दोनों का ही मास सेम है। समझ आई बात? इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 20 है। समझ आई बात की नहीं? कोई दिक्कत है समस्या? तो आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक आर नोन एज आइसोबार। समझ आई बात की नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये बात सही थी। और ये क्या फेल कर गए? ये फेल कर गए बताने में कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग। इन्होंने ये तो बताया कि होता है, लेकिन क्यों होता है ये इन्होंने नहीं बताया। समझ आई बात की नहीं? कोई दिक्कत है क्या समस्या? तो कौन कौन सी चीजें फेल करी इन्होंने? सबसे पहले बोला एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन हमको पता है इंडिविजुअल नहीं है, डिवाइड होता है। समझ आई बात? फिर उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट के एटम सेम मास होगा, लेकिन हमको पता चला नहीं, सेम एलिमेंट के एटम्स के पास अलग अलग मास होता है। समझ आई बात? फिर उन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन मास सेम होगा। समझ आई बात की नहीं? और फिर इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट वही वाला कि होता है, लेकिन प्रूफ नहीं दिया, तो ये भी फेल कर गए। समझ आया? कोई दिक्कत? तो लिमिटेशंस में कितना डालोगे बेटा? ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसके लिए इन्होंने किसकी खोज करी थी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है लिख लेते हैं। दोज एलिमेंट्स which have different which have different atomic mass but same atomic नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग। और आइसोबार का इसी का उल्टा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलिए लिखिए भाई इसको, ये रहे लिमिटेशंस। समझ आया ना? चलिए, अगर लिमिटेशंस हो गए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो हो गया ना? चलिए अब हेडिंग डालो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स क्या होते हैं। सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया किसने? एटम जो नाम पढ़ा किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। किससे इंस्पायर होकर के दिया? डेमोक्रिटस से, जिन्होंने एक वर्ड यूज करा था एटमॉस। इसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। समझ आई बात? जो काटा ना जा सके। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने 400 बीसी में दिया, लेकिन जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद, उन्होंने ये बात कब बताती थी? 200 साल पहले ही, 600 बीसी में। समझ आई बात? लेकिन शायद जो जॉन डाल्टन थे शायद वो नहीं जानते थे ये बात। समझ आई बात की नहीं है कि महर्षि कणाद ने पहले बताया, तो इसका क्रेडिट किसको दिया गया है? डेमोक्रिटस को। समझ आ गया? फिर हमने पता करा कि जो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया वैसा अब नहीं है। एटम को डिवाइड करा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आज के समय में और ज्यादा तोड़ा जा सकता है, उनके अंदर भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। समझ आई बात की नहीं? फिर हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, इसको दुनिया को बताने के लिए जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी। कब दी? 1808 में। नाम क्या था उसका? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पॉइंट्स दिए उन्होंने, जिसमें से आधे क्या थे? गलत थे। समझ आई बात की नहीं? लेकिन ये जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, समझ लो एकदम भूचाल आया था उस टाइम पर। भूचाल का मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रवाहित हुई थी, लोग बहुत ज्यादा इनको अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि तब तो कोई ये भी नहीं जानता था कि सारी चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं और उस पार्टिकल का नाम क्या होता है। और वहां पर कोई आदमी आता है जो कि कहता है कि हाँ, जितनी भी हमारे चारों तरफ की चीजें हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसका नाम क्या दे दिया हमने? एटम। समझ आई बात की नहीं? तो इनको बहुत ज्यादा इसके लिए प्रेज मिला। समझ आया? लेकिन बाद में जाकर के क्या हो गई? गलत। समझ? अब सोचो, हम 1808 में, आज से 200 साल पहले नहीं जानते थे कि एटम क्या होता है, और आज हम इतना ज्यादा आगे चले गए हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर के पार्टिकल भी हम पता कर चुके हैं। समझ आ रही बात की नहीं? ये वो केस है केमिस्ट्री में एटम ही नहीं पता था, पार्टिकल क्या होता। समझ रहे हो? मॉलिक्यूल, कंपाउंड तो बहुत बड़ी बात है, पहले एटम पता होगा तभी तो मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सारी चीजें आएंगी। तब एटम ही नहीं पता था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ आया ना?
कोई दिक्कत? यानी जब अंग्रेज रूल करते तो पता ही नहीं था। समझ रही हो ना, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, समझ आया ना। चलिए इरेज करें। चलो तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग में डालो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब भी कोई एटम एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? कुछ लॉज को फॉलो। वो लॉज क्या होंगे वही समझना है। चलिए देखते हैं। अब ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो। दो लॉज हैं इसके अंदर। कितने लॉज हैं? दो। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉज आपके पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको, ठीक है। दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ये दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये दिया गया है एंटोनी, स्पेलिंग भाई साहब इनकी देखो, लिवेजियर के द्वारा, एंटोनी लिवेजियर के द्वारा। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिताजी हैं वो कौन है? एंटोनी वॉन लिवेजियर बोलते हैं। आप लिखो एंटोनी लिवेजियर। समझ आई बात की नहीं? और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया गया है ये दिया गया है जेएल प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जेएल प्राउस्ट। इसीलिए इसको नाम हम देते हैं प्राउस्ट लॉ। क्या देते हैं? प्राउस्ट लॉ। अब समझना जरा, पहले थोड़ा हम समझा देते हैं कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों लॉस बने। समझना, देखो जब भी कोई भी चीज एक दूसरे से मिलती है, जैसे हमने कहा तुमसे कि सोडियम एसिड में मिलाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। कौन सी एसिड में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने का मतलब मिलेगा, तो मिलता कौन है? एटम्स मिलते हैं। कौन मिलता है? एटम्स। कौन मिलता है? समझ आई बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम वो टिनिएस्ट पार्टिकल होता है जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में। किसमें? ये भी डिफिनेशन है कि एटम इज दैट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन। समझ आई बात की नहीं? अगर कोई बोले जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किसके बीच होती है, तो क्या बोलोगे? एटम्स के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? पार्टिकल्स ही तो मिलते हैं दूसरे के पार्टिकल से। समझ आया? तो कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स। तो जब भी कोई दो चीजें मिलेंगी केमिकली तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगी। वो कोई भी चीज आप मिलाओ हरदम वैसा ही होगा। समझ आई बात? सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? समझते हैं। इसका मतलब होता है mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. यही है लॉ कि मास ना बनाया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। मतलब क्या? इसका ध्यान से देखना। अगर हमने कोई एक एटम लिया ए और दूसरा लिया बी, हमने ए और बी को क्या कर दिया? मिला दिया, और ए और बी मिला करके क्या बनाया? सी। समझ आई बात की नहीं? तो अब जैसे इसको समझो ऐसे, अगर तुमने 1 केजी पानी लिया और 1 केजी चीनी, शरबत कितने केजी का? 1 केजी चीनी 1 केजी पानी, केजी में है पानी, तो शरबत कितने केजी का? 2 केजी। समझ आई बात की नहीं? यानी जितना मास हम रिएक्टेंट का लेते हैं उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। जितना मास तुमने लेकर के बनाया है तो जो चीज मिलेगी वो भी उतनी ही मास की होगी। समझ आया बात? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब आओ समझते हैं आगे ध्यान से। तो अगर मान लो ये 1 केजी का था, ये 2 केजी का था, तो बताओ ये कितने केजी बनेगी? 3 केजी। कितने केजी? 3 केजी। समझ आई बात की नहीं? अगर ये 4 ये 5 तो कितने केजी? ये 4 केजी ये 5 केजी तो कितने केजी? 9। समझ आया ना? चलो आप आगे समझते हैं ध्यान से। जो चीजें आपस में मिल रही, तो यहां पर अगर हम तुमसे कौन कौन मिल रहा है, तो ए और बी मिल रहे हैं आपस में। जो चीजें आपस में मिलती हैं उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? यानी हम कहते हैं ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी के साथ। और बन क्या रहा है? सी। यानी ये मिला है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? समझ आई बात की नहीं आई? तो जिस तरफ इस तरफ जितना मास होगा उतना ही मास इस तरफ, यानी जितना तुमने मिलाया उतना ही तुमको
बनके तैयार होगा। तो इसी लॉ को दूसरे फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। कितना उतना ही मास किसका होगा? समझ आया? अभी हमने लिया था ना 4 kg प्लस 5 kg, तो कितना आया था? 9 kg। यानी रिएक्टेंट का मास कितना था? पूरा 9 kg। प्रोडक्ट का भी कितना था? 9 kg। समझ आया? नहीं आया? बताओ कोई दिक्कत? रिएक्टेंट कौन होते हैं? वो एलिमेंट या वो एटम्स जो आपस में मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं। समझ आई बात? और प्रोडक्ट कौन होते हैं? जो कि रिएक्ट करने के बाद कोई नई चीज मिलती है, न्यू कंपाउंड मिलता है। समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? जैसे कि हमने Na और HCl लिया, सोडियम को किसमें मिलाया? एसिड में, तो बना क्या? NaCl प्लस H2। तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये आपस में मिले और बना क्या? प्रोडक्ट। समझ आया? नहीं आया? तो हम ये कह सकते हैं, ये एरो है, ये क्या है? एरो। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। समझ आ गई बात? सिंपल सा। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड में क्या है? समझ आया? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ? तो ये क्या है? दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इस तरफ जितना मास होगा उतना ही मास इस तरफ होगा। ये कौन सा लॉ बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही क्रिएट होगा। यानी जितना था उतना ही रहेगा। यानी अगर इतना इस तरफ 4 और 5 था तो इस तरफ भी उतना ही रहेगा, 9 kg। ना 9 kg से ज्यादा ना 9 kg से कम, क्योंकि बना भी नहीं सकते तो बढ़ेगा भी नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते तो खत्म भी नहीं होगा। आया समझ में? ये लिखिए। तो सिंपल सा इसी लॉ को हम बोल सकते हैं या तो ये कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या हम बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आई बात? और लिखने के लिए आएगा तो लिख के ये आएंगे। क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा और लिखने के लिए ये वाला। समझ आया? चलिए लिखिए जल्दी से ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चल तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इस पर बेस्ड क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे। कितने तरीके के? दो। या तो तुमसे मास मांग लेगा, या तो तुमसे क्या मांगेगा? मास। और या तो वेरीफाई करवाएगा। क्या करवाएगा? वेरीफाई। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला है उसका मतलब सिंपल सा है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम ये वाला यूज करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमको वेरीफाई करना होगा तो हम बस ये दिखा देंगे कि हाँ रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे वेरीफाई हो गया। समझ आई बात? और हमसे अगर किसी का मास मांगेगा तब भी हम यही लगाएंगे। कैसे होते हैं क्वेश्चन? ध्यान से देखना। लिख कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लिखते हैं। इन अ रिएक्शन, रिएक्शन को आरएक्शन से लिखा है, ठीक है। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है। तुम लोग सोडियम कार्बोनेट लिखो सिर्फ, है ना। आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले बनाना, किसी भी चीज के फॉर्मूले बनाते कैसे। रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड। The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate, सोडियम इथेनोएट। इसको बोलते हैं बेटा CH3COONA, सोडियम इथेनोएट को। सो दैट these observations are according को हेड सी से लिखा है, are according to the law of conservation of mass। हमको वेरीफाई करना है कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये किसको फॉलो करते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले हम क्वेश्चंस को लिखना समझते हैं कि इसको हम कैसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हमको पता चले रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। समझ आई बात? तो हरदम हम इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे? केमिकल
रिएक्शन के। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, इथेनोइक एसिड के साथ। किसके साथ, यानी रिएक्टेंट हमको पता चल गए। द प्रोडक्ट्स वर, यानी ये आगे जितनी भी चीजें लिखी हैं सब क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो कौन कौन मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट किसके साथ मिल रहा है, इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों जब मिले तो क्या बना, प्रोडक्ट, यानी दोनों मिले तो हम क्या लगाएंगे, एरो, रिएक्टेंट हो गए। अब क्या क्या मिला है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथेनोएट। कोई दिक्कत है क्या, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए, आपको फॉर्मूले इनके आए ऐसी कोई जरूरत बात नहीं है, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। आप देखो ये कितने ग्राम है, 5.3 ग्राम है। ये कितना है इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम है। CO2 कितने ग्राम है, 2.2 ग्राम। H2O कितने हैं, 0.9 है। और ये कितना है, 8.2 है। हमको क्या प्रूव करना है कि हाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो। तो हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, किसका किसका मास आएगा रिएक्टेंट में, इसका और इसका। समझ आई बात। तो रिएक्टेंट का मास का मतलब क्या, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड। समझ आ रही है हमारी बातें, आ रही है नहीं बताओ, ठीक है। तो इसका मास कितना है, 5.3 और उसका कितना है 6, तो पूरा कितना आ गया 11.3 ग्राम। किसका मास है ये, रिएक्टेंट का है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट का निकालते हैं, यहीं पर इतने में निकाल देते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 है, मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O प्लस मास ऑफ सोडियम इथेनेट, है ना, CH3CO। कोई दिक्कत है क्या, चलिए CO2 कितना है 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम प्लस 8.2। बेटा इसको ऐड करो, चलो पूरा करते हैं। 9 टू 11, 11 टू 13, 3 आया, पॉइंट लगाया, 1 कैरी, 8 2 10, 10 1, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आई बात की नहीं है। हमको कोई भी प्रूफ करना हो, वेरीफाई करना हो तो हम यही करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर दिखा देंगे दोनों क्या हैं, इक्वल। अगर इक्वल हैं तो ये फॉलो करता है, अगर नहीं है hence it does not follow the law of conservation of mass। और जो चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब वो रिएक्शन गलत है, वो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ आई बात की नहीं आई, कोई दिक्कत। चलो इसको जल्दी से नोट करो, आगे कराया जाए। एक और क्वेश्चन, चलो तो पहला क्वेश्चन आप लोग खुद करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम कराएंगे, ये मतलब ये सेकंड नंबर वाला खुद करना है और थर्ड वाला हम कराएंगे। हमने बताया था दो तरह क्वेश्चन होंगे, या तो वेरीफाई करना होगा या तो वेट या मास मांगेगा। सेकंड जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है अभी मांग रहा है, अभी क्या कर रहा है, मांग रहा है। फॉर्मूला वही, अब ध्यान समझना। व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 0.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास होगा सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करने के लिए कि हमको प्रोडक्ट इतने इतने ग्राम के मिले। समझ आई बात। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है पहले ये बताओ, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम, समझ गए ना। तो हम लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl रिएक्टेंट है। क्या क्या मिल रहा है हमको प्रोडक्ट्स में, टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। समझ आया। ये पता है क्या AgNO3 का, इसी का तो मांग रहा है, तो इसको कितना मान लो, जो मांगे उसको कितना मान लो x। कोई दिक्कत। NaCl कितना है 0.585, AgCl कितना है 1.435 ग्राम और NaNO3 कितना है 0.85 ग्राम। हमको बेटा एक ही फॉर्मूला पता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना, x प्लस 0.585, 5 बड़ा गंदा बना, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना 1.435 ग्राम प्लस 0. कोई दिक्कत है क्या,
अच्छा, हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, इनको जल्दी से चलो बाद में ऐड करेंगे। 1.435 प्लस 0.85 माइनस 0.585, कोई दिक्कत? अच्छा, तो डेसिमल में सबके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3, लेकिन इसमें कितनी है? 2, तो इसको भी कितना बना लेते हैं? 3। ध्यान से देखो, इनको इनको ऐड करना और इसको हटाना है, तो इनको इनको ऐड करो। 5 प्लस 0 माइनस 5 कितना? 5। 5 में 0 ऐड करो, 5 घटाओ कितना? 0। हम जितना बोल देंगे उतना मान लोगे? 5 में 0 ऐड करो, पहले कितना? 0 कि 5? 5 5 घटा दो, 0 यानी 0, कोई दिक्कत? 3 में 8, 3 में 5, देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट से हुआ था, अब सेकंड वाला सेकंड से होगा, तो 3 को 5 में ऐड करो 8, और 8 में 8 गया, कोई दिक्कत? 4 में 8 ऐड करो 12, 12 में 5 7, 4 में 8 ऐड करो 12, और 12 में 5 घटा दिया 7, 7 बचा, कोई दिक्कत? आगे इस तरफ कितना? 1 में 0 ऐड करो, 0 और 0 घटा दो 1, 1 में 0 ऐड करो, 0 ही घटाओ, तो कुछ घटा रहे हो कुछ ऐड कर रहे हो क्या? नहीं ना, 0 माइनस 0 कर रहे हो, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी? 1.7 ग्राम। समझ आया है ना? इसको तो कर लोगे ना, चलो अपने हिसाब से वो तो कर लेना ना कि हमने क्या किया, प्लस तुम पहले प्लस कर लो पूरा, फिर ऐड घटा देना, हमारी अलग चीज है, वो हम अलग तरीके से कर दिए। तो यहां तक क्लियर है, समझ आ गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा हमको लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये रेज करते हैं हम, ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए हम सीट अपलोड कर देंगे, उसको करना। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको नीचे वाला आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम अगले लॉ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लॉ है क्या, ये लॉ है क्या, समझते हैं। इन अ केमिकल कंपाउंड, लिखो भाई, इन अ केमिकल कंपाउंड्स elements always combine together in a fixed proportion by mass, in a fixed or definite proportion by mass। बड़ा सिंपल सा लॉ है, समझते हैं इसको ध्यान से। ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर कोई एक आपको कंपाउंड दिखे, क्या दिखे? कंपाउंड, तो जो कंपाउंड में एलिमेंट्स होंगे वो हरदम कौन से रेशियो में मिलेंगे? एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे, या फिक्स प्रपोर्शन में मिलेंगे, फिक्स प्रपोर्शन में मिलेंगे। समझना जरा, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास लिख लो, रेशियो की जगह प्रपोर्शन। जैसे हम लेते हैं सिंपल सा, पहले हमने लिया एग्जांपल क्या? H2O। क्या लिया? H2O। इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, कितना? 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना? 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इनका रेशियो मास का कितना आया? 1:8। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम तो ऑक्सीजन कितने ग्राम? 8 ग्राम। ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है कि अगर कभी भी आपको पानी बनाना है तो हाइड्रोजन अगर आप 1 ग्राम ले रहे हो तो ऑक्सीजन कितना लोगे? 8 ग्राम। 8 ग्राम से कम ना ज्यादा पे पानी नहीं बनेगा। समझ आई बात? हमने अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है और पानी लिया है 9 ग्राम, तो यूज कितना हो? सॉरी, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 9 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो यूज कितना होगा? सिर्फ 8 ग्राम, बाकी 1 ग्राम वो नहीं लेगा। समझ आई बात? ये ऐसे नहीं होता जैसे कि हम पानी और चीनी मिलाते हैं तो कोई भी कितनी भी चीनी मिला दो मिल जाएगी, लेकिन जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में रेशियो क्या होता है? फिक्स। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? फिक्स 8 ग्राम, तभी पानी
बनेगा ना 7 ग्राम, ना 9 ग्राम, ना 10 ग्राम, ना 12, कुछ भी। अगर हम इसको देते भी हैं एक्स्ट्रा तो वो यूज नहीं होगा, बचा रह जाएगा। समझ आई बात? नहीं आया कोई दिक्कत? ये रेशियो फिक्स है। अगर हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, कितने ग्राम? 2, तो कितने ग्राम चाहिए हमको? अगर 1 पे 8 था तो 2 पे कितना? 16, 3 पे 24, 4 पे 32। यानी अगर हम हाइड्रोजन की वैल्यू 1 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 8 ग्राम। अगर हम हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 16। अगर हम हाइड्रोजन 3 लेते हैं तो कितना लेना पड़ेगा? 24। ये सारे रेशियो देखो 1:8 ही लिखे हुए हैं। समझ आई बात की नहीं? यानी रेशियो इनका क्या होता है? फिक्स होता है। समझ आई बात? इस रेशियो से आगे नहीं। जैसे हम CO2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन है तो एक 12, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 1 का 16 तो 2 का 32। यानी रेशियो कितना आया? हम 3 से डिवाइड कर देते 3:8। यानी कार्बन अगर 3 ग्राम तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी? 8 ग्राम। समझ आई बात? नहीं आया कोई दिक्कत? ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। यानी अगर हमको CO2 बनाना है तो हमको मास इसी रेशियो में लेना पड़ेगा, मास इसी रेशियो में, वरना नहीं मिलेगा। समझ आई बात? CO2 नहीं बन सकती। और अगर आप ज्यादा लेते हो तो बचा हुआ मास बच जाएगा। जैसे हमने 35 ले लिया, कितना? तो यूज कितना होगा? 32 ही। बाकी 3 ग्राम अनयूज्ड रहेगा, वो यूज। समझ नहीं आई बात? ये रेशियो फिक्स होता है। कभी भी केमिकल कंपाउंड अगर बनेगा तो उनका रेशियो फिक्स होता है कि कितने ग्राम चाहिए। पानी का रेशियो फिक्स है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए ऑक्सीजन इतना ही चाहिए तभी पानी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ आई बात? नहीं आया कोई दिक्कत? कि कंपाउंड में मासेस का रेशियो क्या होता है? फिक्स। इतना इतना मास लोगे तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये नहीं कि हम कोई भी कितना भी मास ले लें और वो चीज बन जाए। समझ आई बात? अपने मन मुताबिक नहीं होता है। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। समझ आ गया? इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इस पर बेस्ड, समझाते हैं। लिखिए, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द 1:8। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं किस रेशियो में मिलते हैं? एकदम 1:8 में। आगे बोल रहा है, क्या लिख दिया हमने? बाई मास। अच्छा बाई लिखा, इतना गंदा खुद ही नहीं पढ़ पा रहा। बाई मास, ठीक है। मासेस का रेशियो कितना है? 1:8। क्या बनाने के लिए? पानी। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? ठीक है, कह रहा है कि अगर रेशियो ये है तो बताओ हमको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगा अगर हम हाइड्रोजन कितना ले लें? 3 ग्राम। तो बड़ा सिंपल सा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन मांग रहा है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम? हाँ, कितने ग्राम? 8 ग्राम। अब अरे H2O है ना, तो हाइड्रोजन अगर एक तो ऑक्सीजन कितना? अब ये टॉफी वाला लगा दो कि अगर एक टॉफी 8 रुपए की, 3 टॉफी कितने की? एक टॉफी 8 रुपए की, तो 3 टॉफी कितने की? हैं? अरे इतनी देर में ठग के चला जाएगा दुकानदार। कितने? 24 ना। तो वही वाला कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने लेती है गैस? 8 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना लेगी? 24। समझ आई बात की नहीं है? कोई दिक्कत? गैस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 3 इंटू 8 यानी 24। समझ गया ना क्वेश्चन? ऐसे ही आते, रेशियो दे देगा और तुमसे मांगेगा। एक का हरदम निकालते हैं, फिर जितना मांगता है उसे क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई। समझ आया ना? जल्दी से इसको छापो, एक और क्वेश्चन कराया जाए, मजा आए, है ना? चलिए करिए, और फिर हम आगे जल्दी जल्दी आगे भी पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में थोड़ा और। चलिए इसको कर लीजिए फिर। चलो हो गया? हो गया ना? चलो अब एटम्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है।
अब आओ आगे देखते हैं। तुमको कुछ चीजें याद करनी होंगी, वो पेपर्स में आती हैं, एमसीक्यू वगैरह में पूछी जाती हैं। जैसे कि डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे, डाल्टन ने क्या बनाया था, कुछ सिंबल्स एलिमेंट्स के बनाए थे, वो आपको क्या करना होगा, याद। वो सिंबल्स रहे ये एलिमेंट के सिंबल्स, ये दिख रहे हैं, ये कुछ सिंबल बनाए गए हैं, दिख रहे हैं ना ये, ठीक है। चलो तो ये सिंबल आपको क्या करने हैं, याद, कि कैसे शेप दिया। हम आगे पढ़ेंगे, ये एटम के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। चलिए, एटम, एटम का जो साइज होता है वो मेजर्ड करा जाता है नैनोमीटर्स में। किसमें, मीटर, कौन से मीटर्स में, नैनोमीटर। एटम का जो रेडियस होगा, एटम स्फेरिकल होता है तो एटम का जो रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस, वो किसमें मेजर करा जाता है, नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स एक यूनिट है जिसमें अगर हम कन्वर्ट करें मीटर्स में तो कितना आता है, 10⁻⁹ कितना। अब इसका मतलब समझ गए ना, एक के बाद 1 अपॉन कितना लिखेंगे, एक के बाद कितने जीरो, 9, तो 0.00001 करके 9वें नंबर पे आ गया। समझ आई बात की नहीं आई, तो इतना छोटा एटम होता है, समझ आई बात। अगर हम एटम के न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एटम को एक मान लेते हैं स्टेडियम, क्या मान लेते हैं, एक स्टेडियम मान लेते हैं। अगर एटम पूरा एक स्टेडियम है तो स्टेडियम में रखी हुई एक क्रिकेट की जो बॉल होगी वो उसका न्यूक्लियस है। स्टेडियम कितना बड़ा होता है, स्टेडियम के सेंटर पे जो बॉल रख दी जाए अगर क्रिकेट की, तो जो क्रिकेट की बॉल का शेप होगा और साइज होगा वो न्यूक्लियस के बराबर होगा। समझ आई बात। पहली बात तो एटम इतना छोटा, 10⁻⁹ नैनोमीटर, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा, समझ आ रहा है तुमको, कोई दिक्कत। कि अगर हम पूरा एटम मान ले कि एटम इतना बड़ा मान ले कि अगर एक पूरा स्टेडियम जैसा हो जाए तो एटम के सेंटर, स्टेडियम के सेंटर पे जो बॉल का साइज होगा उस साइज के बराबर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या स्टेडियम में बॉल दिखती है, दिखेगी क्या दूर से, एकदम जूम करके देखोगे दिखेगी, लेकिन ऐसे दिखेगी क्या दूर से, कहां पड़ी है। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस भी एटम का दिखता नहीं है। समझ आई बात की नहीं, नहीं आया, कोई दिक्कत, समस्या। तो एटॉमिक रेडियस किसमें मेजर करते हैं हम, नैनोमीटर्स में। किसमें, बहुत छोटा होता है, इसकी यूनिट से ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, और नैनोमीटर्स का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। समझ गए। चलिए इतना हो गया, आगे हम देखते हैं, ध्यान से देखना कि एलिमेंट के सिंबल्स क्या होते हैं। एलिमेंट के सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, तो ध्यान से देखना भैया। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में थोड़ा तुम लोग कंफ्यूजन भी होगी, वो आज क्लियर होगी। एलिमेंट के सिंबल कैसे दिए जाते हैं, ये जितने भी सिंबल हैं या नेम हैं ये एक संस्था देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या देता है, नेम। उस संस्था का नाम है IUPAC। क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ आई बात की नहीं है, यही है जो सारे एलिमेंट को सिंबल नाम वगैरह देती है। समझ आई बात। चलिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऐसे देते हैं हम नाम से। कैसे देते हैं, नाम से। नाम के शुरुआत के अक्षर यूज करे जाते हैं। कौन से अक्षर यूज करे जाते हैं, शुरुआत के। नाम कौन सा होगा, या तो इंग्लिश नेम होगा एलिमेंट का, और या तो लैटिन नेम होगा। कौन सा नेम होगा, लैटिन नेम। जैसे समझना, सबसे पहले हाइड्रोजन आया, क्या आया, हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल क्या हो गया, H। अच्छा, जो सिंबल होगा एलिमेंट में उसका पहला लेटर ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में, और सेकेंड लेटर ऑलवेज कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल। समझ आई बात की नहीं आई, फर्स्ट लेटर कभी स्मॉल में नहीं होता। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H। लेकिन जैसे ही हीलियम आए तो अगर हीलियम का H दे देते तो कोई फर्क होता क्या, नहीं। तो इसके कितने उठाए गए लेटर्स, 2, HE। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ। अब आगे देखते हैं और समस्या। ये थोड़ा अलग अलग कैसे है, जैसे कार्बन का देखते हैं, कार्बन का क्या उठाया गया, C। कार्बन के आगे थोड़ा गए तो हमको पता चला कॉपर होता है, नहीं क्या जा रहा है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट। तो हमने कोबाल्ट को दे दिया CO। कितना दे दिया, फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमको पता चला कॉपर। अब लेकिन C भी दे चुके हैं, CO भी दे चुके हैं, तो कॉपर को क्या दिया जाए, इसीलिए गए हम इसके लैटिन नेम की तरफ। जब इंग्लिश नेम सब यूज हो चुके होते हैं तो हम उस समय किस नेम के पास जाते हैं,
लैटिन नेम के पास। और फिर जब हम कॉपर के लैटिन नेम की तरफ गए तो हमको पता चला इस क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम। और तो क्यूप्रम का क्या उठा लिया गया? Cu। समझ आई बात की नहीं आई? कोई दिक्कत? तो ये जो एलिमेंट के तुमको सिंबल दिखते हैं या तो ये कहां से उठाए गए हैं? इंग्लिश नेम से। और इंग्लिश नेम में अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम कौन सा नेम देख लेते हैं? लैटिन नेम। जैसे अभी हमने देखा कार्बन का पहला ही उठाया गया सी, लेकिन कोबाल्ट पे गए तो सी पहले यूज हो चुका था इसलिए सीओ लिया गया। लेकिन जब कॉपर के पास आए तो सी भी नहीं ले सकते थे, सीओ भी नहीं ले सकते, तीन लेते नहीं। समझ आई बात? तो फिर हम इसके कौन से नेम की तरफ चले गए? लैटिन नेम। और लैटिन नेम पर पता चला क्यूप्रम, तो सीयू मिल गया। समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसके क्या दिए जाते हैं? सिंबल्स एलिमेंट के दिए जाते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? अगर तुमको पता करना हो, अगर तुमको सिंबल नहीं याद है फिर भी तुमको पता करना है कि कोई भी कंपाउंड में कितने एटम है, देखो कैसे पता करेंगे। अगर NaCl लिखा है किसी के पास, अगर Na पूरा एक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? देखो अगर यहां N के बाद ए कैपिटल होता है इसका मतलब क्या होता? कैपिटल लेटर कब स्टार्ट होता है? कोई दूसरे एलिमेंट में। समझ आई बात की नहीं है? अगर यहाँ N के बाद कैपिटल लिखा है इसका मतलब N के साथ तो ए होगा नहीं, क्योंकि हरदम अगर किसी के साथ कोई होता है तो कैसे लिखा जाता है? स्मॉल। समझ आई बात? नहीं आई? तो अगर n के साथ हमने छोटा ए लिखा इसका मतलब ये पूरा क्या है? एक। यानी ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। समझ आई बात की नहीं? कोई दिक्कत? यानी तुम एलिमेंट पता कर लोगे। जैसे हमने बोला CuCO3, तो इसमें कौन कितने एलिमेंट? Cu एक कैपिटल एक, फिर O कैपिटल, तीन एलिमेंट। समझ आई बात? नहीं आया? यानी तुमको अगर पता नहीं भी है तब भी तुम देख के समझ जाओगे। समझ आया कि कितने एलिमेंट हैं? जहां से कैपिटल स्टार्ट होता है वहीं से दूसरा एलिमेंट शुरू हो जाता है। समझ आई बात? चलिए, तो हम जहां से ही कैपिटल लेटर देखते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां से कोई दूसरा एलिमेंट है। चलिए, समझ आया गया? अब हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल्स। हेडिंग क्या है? मॉलिक्यूल्स। समझते हैं क्या होता है, लिखिए मॉलिक्यूल्स।